और अब खबरें विस्तार से। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज अल्मोड़ा में मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं और इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से, विशेष रूप से युवाओं से वो मिले और उनसे सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का उन्होंने फीडबैक लिया। प्रातःकाल भ्रमण के दौरान सीएम ने स्पोर्ट्स स्टेडियम में युवाओं के साथ दौड़ लगाई और बैडमिंटन भी खेला। सीएम धामी ने युवाओं से कहा कि अच्छा स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है, पढ़ाई के साथ ही फिट रहना भी जरूरी है। खेल का कोई भी क्षेत्र हो, आज हमारे उत्तराखंड के बच्चे, हमारे खिलाड़ी हर क्षेत्रों में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। मैं भी उन सबसे मिलने और उनको देखने आया था कि यहाँ पर किस प्रकार से उनके खेलने की व्यवस्था है। यहाँ मैदान के अंदर जो स्टेडियम का काम चल रहा है उसका भी निरीक्षण किया और यहाँ खेलने वाले सभी छोटे बड़े सभी खिलाड़ियों से, उनके प्रशिक्षण और रोज यहाँ आने वालों सबसे मुलाकात सबसे अच्छा लगा, सबके हालचाल। अल्मोड़ा दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले। मुख्यमंत्री स्थानीय लोगों से सरकार के विकास कार्यों का उन्होंने फीडबैक लिया। सीएम ने स्पोर्ट्स स्टेडियम में युवाओं के साथ दौड़ लगाई। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मॉर्निंग वॉक के लिए अल्मोड़ा में निकले, जहां पर उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की, खासकर उन्होंने युवाओं से बातचीत की और जो सरकार द्वारा विकास कार्य करवाए जा रहे हैं उनके बारे में उन्होंने फीडबैक लिया। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बकायदा सुबह सुबह आज अल्मोड़ा के मॉर्निंग वॉक पर निकले, जहां उन्होंने स्थानीय युवाओं से मुलाकात की, उनके साथ उन्होंने दौड़ भी की और इसके अलावा बैडमिंटन खेल करके युवाओं को फिट इंडिया का एक संदेश भी दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि जब वो चाय की दुकान पर या लोगों को, स्थानीय लोगों को मुलाकात करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने सरकार की योजनाओं का फीडबैक लिया। क्या उत्तराखंड की मौजूदा धामी सरकार उत्तराखंड की जनभावनाओं का सम्मान कर रही है? किस प्रकार से योजनाओं को घर घर पहुंचा रही है? क्या वाकई में लोगों को लाभ मिल पा रहा है? तो लोगों ने जब फीडबैक दिया तो मुख्यमंत्री उस बात को लेकर गदगद हो गए जब लोगों ने अपने फीडबैक में बताया कि बकायदा जो भी मुख्यमंत्री के दरबार में या जनता दरबार में या अधिकारियों के पास पहुंचता है तो पहले के मुकाबले ज्यादातर समस्याओं का निराकरण हो जाता है, वो समस्याएं निस्तारित कर दी जाती हैं। और इसको लेकर के बहुत एक अच्छी सुखद खबर उनको फीडबैक के माध्यम से मिली है। तो वहां मुख्यमंत्री ने उनका आभार भी जताया और एक आश्वासन भी दिया है कि आने वाले समय में सरकार और भी डिलीवरी सिस्टम को मजबूत करेगी ताकि लोगों की समस्याएं और लोगों की जो मांगे हैं वो उनके क्षेत्र में जिलाधिकारी के माध्यम से, शासन स्तर पर सरकार के माध्यम से, प्रभारी मंत्रियों के जिलों के दौरे और जिलों के प्रवास करने के माध्यम से उन तमाम समस्याओं का समाधान किया जाएगा, जिससे लोगों को लगेगा कि वाकई में प्रचंड बहुमत की सरकार चुन करके उन्होंने अगर आगे भेजी है तो उसका उनको लाभ भी मिला है। इस बात का संदेश मुख्यमंत्री ने फीडबैक के बाद लोगों को दिया है। जी, वहीं अगर हम बात करें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, तो वो युवा मुख्यमंत्री हैं। अब ऐसे में क्या कुछ कहा जा सकता है कि युवाओं के लिए कितना बढ़ चढ़कर वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि वो लगातार लोगों से मिलते भी हैं, स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं और खासकर युवाओं से वो खास बातचीत करते हुए अक्सर दिखाई देते हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार युवाओं में ही नहीं, बुजुर्गों में, महिलाओं में, मातृशक्ति के साथ अधिवक्ताओं में, चिकित्सकों में, प्रबुद्ध जनों के बीच पहुंच करके, युवाओं के बीच पहुंच करके उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अपने शासन के सचिवों को निर्देशित करते हैं, जिलाधिकारियों को, जिला प्रभारियों को, मंत्रियों को प्रवास करने का आदेश देते हैं, जिसका सीधा मतलब निकलता है कि उनको मालूम है कि एक युवा मुख्यमंत्री के तौर पर एक लंबा राजनीतिक करियर उनके सामने है और ऐसे में वो अगर जनता की उम्मीदों पर और आकांक्षाओं पर खरा उतरते हैं तो एक लंबा राजनीतिक अनुभव का लाभ प्रदेश को उनके जरिए मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो खासी पसंद में आते हैं और जाहिर सी बात है कि भारत सरकार की योजनाओं का लाभ उत्तराखंड को मिल रहा है और उत्तराखंड की योजनाएं घर घर पहुंचाने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से सरकार और संगठन दोनों काम कर रहे हैं, जिससे ये कहना मुनासिब होगा कि युवाओं के दिल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी जगह बना चुके हैं। अब जिस तरीके से जो आगामी चुनाव है वो चुनाव जब सामने होंगे तो उसका फीडबैक और डिलीवरी सिस्टम पब्लिक की तरफ से, युवाओं की तरफ से किस प्रकार से मिल पाएगा और असल में सरकार जो काम कर रही है, मुखिया जो काम कर रहे हैं, उसका जो मूल्यांकन होगा वो चुनाव में ही होता है। और यही पार्टी भी इस बात को लेकर के कार्य करती है कि जो सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंच रही है तो लोग उन योजनाओं का लाभ लेने के बाद सरकार को एक बार बनने का मौका देंगे या फिर सरकार के तौर पर जो अलग अलग चुनाव अलग अलग इकाइयों में होते हैं वहां पार्टी स्तर पर जीत मिलेगी तो सरकार को उस फीडबैक के जरिए ही दूसरी योजनाओं को लाने में सफलता मिलती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एसएन पंत आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।
उत्तराखंड के नैनीताल की खोज को लेकर दो अलग अलग मत है। कुछ लोग नैनीताल की नवंबर 1841 में अंग्रेजों द्वारा खोज बताती हैं, तो कुछ इतिहासकार इसका जिक्र स्कंद पुराण में होने की बात कहती हैं। उनका कहना है कि पुराण काल में इसे तीर्थ के रूप में जाना जाता था। इतिहासकारों के अनुसार 18 नवंबर 1841 को पीटर बैरन ने नैनीताल पहुंचकर इस खूबसूरत वादी को पहली बार देखा था। बताया जाता है कि यहां से आगरा लौटने के बाद पीटर ने इस जगह की सुंदरता के बारे में एक अखबार में लिखा था। उन्होंने ये भी जिक्र किया था कि हर किसी व्यक्ति ने एक बार नैनीताल को देखने के लिए जरूर जाना चाहिए। नैनीताल का मौसम बहुत सुंदर है। नैनीताल की खुशहाली और अमन चैन के लिए हवन किया गया। इसके साथ ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और अन्य धर्मों द्वारा भी नैनीताल की दीर्घायु के लिए ईश्वर से प्रार्थना की, जिसके तत्पश्चात नैनीताल विधायक और अतिथिगणों ने 52 से अधिक केक काटकर जन्मोत्सव मनाते हुए नैनीताल के आम जनमानस को बधाई दी। तो 1841 को जो हम लोगों का नैनीताल का मैं कहूँगी बर्थडे हम लोग मनाते हैं। 1841 को इसकी खोज की गई बैरन द्वारा और 1842 की पूरा नैनीताल स्थापित हुआ। और आज नैनीताल की जो हमारी धरोहर है, हमारा जो लेक है, हमारी पूरी नैनीताल है, हम रक्षा चाहते हैं कि पूरी माँ नैना देवी से कि नैनीताल हमारा सुरक्षित रहे। जो हमारा बलिया नाला एक प्रभावित हो रहा है आपदा में, वो आगे ना बहे। और मैं ये चाहती हूँ कि पूरा नैनीताल, आज मारुति साजी का बहुत बहुत आभार प्रकट करूँगी पूरे व्यापार मंडल का, कि जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर नैनीताल का बर्थडे हमेशा से मनाते आ रहे हैं। हर सर्वधर्म सामान्य को लेकर सभी ने यहाँ पर दुआएं पड़ी, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। हमारे हिंदू धर्म से यहाँ पे हवन हुआ। जहां एक और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी द्वारा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, तो वहीं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश की लगभग सभी विधानसभाओं में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। इस दौरान कांग्रेस नगर अध्यक्ष सरदार गुरदीप सिंह, नैनीताल जनपद के पर्यवेक्षक व पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन, पूर्व चेयरमैन लाल कुआं रामबाबू मिश्रा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता रविशंकर तिवारी और कांग्रेस एससी विभाग के नैनीताल जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने अपने संयुक्त बयानों में कहा कि मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार बढ़ रही महंगाई से आम जनमानस त्रस्त है। इसके अलावा बेरोजगारी आज अपनी चरम सीमा पर है। कांग्रेस पार्टी जनता में संदेश देना चाहती है कि नफ़रत की जो राजनीति आजकल हो रही है पूरे हिंदुस्तान में, इसको ख़त्म करके और भारत जोड़ो आपस में तालमेल, हम सब सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई हैं और वो भाईचारा का नाता बना रहा है। भारत जोड़ो यात्रा का मकसद केवल है लोगों को जोड़ना, लोगों के अंदर जो भावना, जो भाजपा जो सरकार लोगों को तोड़ती है, हमारी कांग्रेस पार्टी लोगों को जोड़ेगी, लोगों को एकता बनाए। किसी जात पात की राजनीति भाजपा करती, हमारी पार्टी जात पात की राजनीति नहीं करती है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा जो पूरे देश में कन्याकुमारी से लेकर के हमारे कश्मीर तक का जो यात्रा करी है, वो एक उद्देश्य ये है कि पूरे देश में जो नफरत का इन्होंने खेल खेल रखा है, जो आम आदमी को लड़ाने का, धर्म को धर्म से लड़ाने का, तो इसलिए एक नफरत छोड़ो भारत जोड़ो एक हमारा नारा है। वर्तमान में हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर आपके कश्मीर तक यात्रा निकाले हुए हैं। उस यात्रा का नाम है भारत जोड़ो यात्रा, क्योंकि हालात इस समय पूरे देश में एक ये हालात है कि नफ़रत का जो एक माहौल है वो बना हुआ है। उस माहौल को देखते हुए उन्होंने ये यात्रा निकाला है। भारतीय संविधान आज के तारीख में खतरे में है। भाई सब एक साथ रहें और जो महंगाई जनता को संदेश दें कि जो महंगाई बढ़ रही है, हर तरफ चढ़ाई हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, सिलेंडर महंगा, हर चीज़ महंगी, राशन महंगा, और जनता को जागरूक करने के लिए ये भारत यात्रा। बेरोजगार जो हैं बेचारे बेरोजगार लोग जो हैं घूम रहे हैं, ऐसे ही हम सबको साथ लेके चलेंगे
और भारत यात्रा का मतलब यही है कि सबको जोड़ के चलो, सबका विकास करो। देशव्यापी भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम से पूर्व विधायक विजयपाल सचवाण के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मां गंगा के जल कलश को लेकर यात्रा की शुरुआत की गई, जिस उपरांत आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मां गंगा के जल कलश को पूर्व विधायक विजयपाल सचवाण के माध्यम से राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी भारत जोड़ो यात्रियों के सुपुर्द करने हेतु श्री काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी से रवाना किया गया और इस दौरान देश की एकता और अखंडता के संदेश के साथ भारत यात्रियों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना हेतु इस जल कलश को देहरादून हेतु प्रस्थान किया गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग और प्लान इंडिया इंटरनेशनल के तत्वाधान में आयोजित बाल विधानसभा में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने पहुंचकर 70 बाल विधायकों से सीधा संवाद कर उनका मार्गदर्शन किया। इस मौके पर रितु खंडूरी ने विधानसभा के सत्र संचालन और विधायी कार्यों से जुड़ी जानकारी बाल विधायकों के साथ साझा की। बता दें आपको कि प्रदेश के 70 बाल विधायक देहरादून पहुंच चुके हैं। वहीं बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा गीता खन्ना ने कहा कि बाल विधानसभा के गठन से बच्चों में चहुमुखी विकास हो रहा है। बच्चे भी राजनीति की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और बच्चों को सकारात्मक राजनीति करने की विषय में बताया जा रहा है, क्योंकि आज के बच्चे कल का भविष्य हैं, इसलिए इन्हें अभी से ही एक मंच देकर इनके सामरिक विकास की ओर ध्यान दिया जा रहा है। जारी सुनिश्चित करने के लिए, उनमें वो चेतना लाने के लिए कि उनके क्या अधिकार हैं और कैसे वो समाज में खुद से उस सामाजिक चेतना का हिस्सा बन सकते हैं, ये बाल विधानसभा का गठन किया जाता है। उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज, जो छुपी हुई प्रतिभा है, उसको निखारना और उनको एक मंच देना कि वो अपनी आवाज को बुलंद करना सीख सकें, अपनी आवाज को संयम और सधे तरीके से उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन आ सके, समायोजन हो सके, इसके लिए बाल विधानसभा का हम गठन करते हैं। देहरादून के दूरस्थ तहसील ट्यूनी में ई चौपाल कम बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिलाधिकारी कैंप कार्यालय देहरादून वर्चुअल के माध्यम से जुड़े, जबकि ट्यूनी में मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान और जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ मौके पर शिकायतें सुनते हुए वर्चुअल के माध्यम से जिलाधिकारी सोनिका के संज्ञान में लाते हुए मौके पर निस्तारण कर रही है। ये दूसरी है हमारी, जो हमने ट्यूनी में की थी और इससे पहले हमने कालसी में की थी। और पहली वाली तो हमने इनिशिएटिव था पहले दिन पहली बार किया था, लेकिन आज काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। अभी तक करीबन 55 के करीबन हमारे पास 2 घंटे में हमारे यहाँ शिकायतें और समस्याएं आई हैं। और साथ ही क्योंकि बहुउद्देशीय शिविर भी लगा है, तो प्रमाण पत्र हो गए या दूसरी जो भी समस्याएं हैं वो भी वहीं पे निस्तारित करने की कोशिश की जा रही है। 9 माह पूर्व चोरी की गई बोलेरो कार को पुलिस ने बरामद किया है। वहीं कार के साथ 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए। पुलिस कप्तान को वाहन चोरों का इनपुट मिला था, जिस पर काम करते हुए गंगनहर पुलिस को यह सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि कोतवाली गंगनहर क्षेत्र के चाव मंडी से 5 फरवरी 2022 को एक महिंद्रा बोलेरो कार चोरी हो गई थी। मुकदमा अपराध संख्या 124/22 में एक बोलेरो चोरी होने की जो घटना है वो हुई थी। इसी पे कार्रवाई करते हुए गंगनहर कोतवाली द्वारा जो है 2 चोरों को पकड़ा गया है। दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और जो चोरीशुदा जो बोलेरो थी उसको बरामद कर लिया गया है और दोनों अभियुक्तों के खिलाफ जो है न्यायालय में रिमांड लिया जा रहा है। राजधानी देहरादून के प्रेस क्लब में एक प्रेस सभा आयोजित की गई, जिसमें गढ़रत्न नरेंद्र सिंह नेगी के द्वारा उत्तराखंड के युवा गायक अंकित चंकवान के प्रसिद्ध गीत रीति रिवाज का वीडियो विमोचन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे गढ़रत्न नरेंद्र सिंह नेगी ने अंकित चंकवान व उनकी पूरी टीम को बधाई देते हुए उनके इस प्रयास की सराहना की। इस गीत की खास बात है कि यह गीत पहाड़ की छोटी छोटी घटनाओं पर आधारित रखकर बनाया गया है। वो पारंपरिक तीज त्योहार पर होने वाले आकर्षण पर बनाया गया है। माध्यम से अपने वीडियो या जो भी हम कुछ ऐसे बनाते हैं, जैसे अंकित चंकवान जो ये कलाकार है, हमारा नया कलाकार, उभरता हुआ कलाकार है, इसके गीत रीति रिवाज का लोकार्पण किया गया है और ये पहाड़ी म्यूज़िक जंक्शन जो है इन्होंने इसको रिलीज़ किया है। तो मैं शुभकामनाएं देता हूँ रीति रिवाज गाने के पूरी टीम को और उम्मीद करता हूँ कि
अंकित जो है आगे भी इस तरह से अपने लोक संस्कृति से जुड़े हुए गीत जनता के सामने रखेगा और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेगा। मैं जो हूँ शुरुआत से ही मतलब मैंने अपने आइडल जो है आदरणीय नेगी जी को और प्रीतम बर्दवान जी को, और मैंने अपनी पुरानी जो हमारी लोक कला विरासत है उसी को ही मतलब ज़्यादातर देखा है, उसी में ज़्यादातर रहा हूँ, अपने गांव में रहा हूँ। तो मैं ज़्यादातर नए उसमें नहीं भागता हूँ, जो आज की डेट में जो चल रहा है दिनता जो चल रहा है उसमें नहीं भागता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं सर को फॉलो करूँ, आगे अपने कल्चर, अपने रीति रिवाजों के लिए, अपने पहाड़ के लिए काम करूँ। विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो गए हैं। दोपहर 3:35 पर शीतकाल के लिए कपाट बंद कर दी गए। बद्रीनाथ मंदिर को फूलों से सजाया गया है। अब शीतकालीन गद्दीस्थल पांडुकेश्वर और जोशी मठ में श्रद्धालु भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए। बता दें कि इस बार बद्रीनाथ धाम में रिकॉर्ड 17,47,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। जसपुर के रेडिसन होटल पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नेता और किसान आंदोलन के मुख्य स्तंभ रहे राकेश टिकैत का स्थानीय किसानों ने फूल और शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया है। वहीं इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक और आदेश चौहान भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान अपना काम ठीक कर सरकार की गलत नीतियों का विरोध करें और संगठनों पर ध्यान दें। वहीं उन्होंने कहा कि अगर विरोध नहीं होगा तो बस 1200 रुपए प्रति कुंतल धान बेचो। किसानों के लिए भाई अपना खेत में काम धंधा करे, ठीक, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करे और अपना संगठन पे ध्यान दे। संगठन होगा तो आंदोलन भी होंगे। तो सरकारों की गलत पॉलिसी का विरोध होगा, वे पॉलिसी वापस होंगे। और अगर नहीं रहेगा तो फिर भाई वही 1200 रुपये में धान अपना बेचो। हाँ, खरे न्यूत्री सरकार भाई झूठिस्तान की बादशाह होगी। काशीपुर में अलीगंज रोड स्थित पैराडाइज कॉलोनी में रहने वाली सुधा सागर का बेटा ध्रुव शेखर रामनगर रोड स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में कक्षा 10वीं का छात्र है। सुधा सागर ने बताया कि बीती 3 नवंबर को स्कूल में स्पोर्ट्स पीरियड में स्पोर्ट्स टीचर हर्ष ने वॉलीबॉल को फुटबॉल की तरह खेलने के कारण नाराज होकर ध्रुव को शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। पुलिस को दी तहरीर में सुधा सागर ने बताया कि रामनगर रोड स्थित एक स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर पर छात्र को यातनाएं देने और गाली गलौज करने के आरोप में छात्र की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी अध्यापक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर मामले को गंभीरता से लेते हुए स्पोर्ट्स टीचर के विरुद्ध धारा 323, 504 का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। डीपीएस स्कूल में एक पढ़ने वाले बच्चे के साथ में एक किसी शिक्षक द्वारा अभद्रता का एक मामला प्रकाश में आया था, जिसमें हम लोगों ने जांच करवाई तो जांच में मामला सही पाया गया है। बच्चे के साथ में मिसहैपनिंग हुई है और घटना हुई है, तो उसमें एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियोग की विवेचना की जा रही है और विवेचना के बाद तथ्यात्मक आधार पर इन्वेस्टिगेशन के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मेरे बच्चे को 3 तारीख के दिन उसको फील्ड में दौड़ाया गया और कसूर उसका बस इतना था कि वॉलीबॉल की तरह उसने फुटबॉल को पैड से खेला और उसको उठक बैठक लगवाई, 100 उठक बैठक लगवाई। इतने में भी टीचर का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उन्होंने ये कहा कि बॉल हाथ लेकर। वहीं उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक ठंड पड़ रही है। नवंबर का महीना खत्म होने को है और इसके साथ ही ठंड का प्रकोप भी बढ़ने लगा है। दिन में चटक धूप खिल रही है, लेकिन सुबह और शाम को पारा गिरने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। उत्तराखंड में तापमान गिरने के साथ ठंड बढ़ती जा रही है। शनिवार को मुक्तेश्वर का तापमान 5.9 डिग्री दर्ज किया गया। बीते 10 सालों में नवंबर में मुक्तेश्वर में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। यहाँ वर्ष 2012 से 30 नवंबर को तापमान 0.6 डिग्री पहुंचा था। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तराखंड में ठंड पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। दिन के समय धूप खिलने से लोगों को कुछ राहत मिल रही है। उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में बीते दिनों हुई बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई है। अब पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में सर्द हवाएं चल रही हैं। मैदानों में धुंध और कुहासा छाने से दुश्वारियां बढ़ने लगी है। वहीं सुबह और शाम के समय कंपकपी बढ़ गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों पर पाला गिरने से आवाजाही भी खतरनाक हो गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता यशराज फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। यशराज, उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक ठंड लगातार पड़ती दिखाई दे रही है।
नवंबर का महीना खत्म होने को और इसके साथ ही ठंड का प्रकोप भी लगातार बढ़ने लगा है। किस तरीके का अगर बात करें, जो आमजन है वो मौसम से बचने का उपाय खोज रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूं कि उत्तराखंड में ठंड लगातार बढ़ते जा रही है और यदि बात की जाए कि मैदान से लेकर पहाड़ तक तो पूरी तरह से ठंड का माहौल अब हो गया है। नवंबर का महीना भी ये अब समाप्त होने चला है। इसके साथ ही ठंड का प्रकोप भी लगातार बढ़ते ही जा रहा है और धूप की यदि बात की जाए तो मैदानी क्षेत्रों में खासकर के देहरादून जो उत्तराखंड की राजधानी है वहां पर चटक के साथ धूप खिल रहे हैं, लेकिन सुबह और शाम को पारा गिरने लग जाता है। यानी 3 बजे के बाद से पारा गिरने लग जाता है और शाम 6 बजे तक तो देहरादून में काफी ठंड हो जाती है। और यदि पहाड़ी क्षेत्र की बात की जाए तो पहाड़ी क्षेत्र में कहीं ना कहीं हल्का हल्का कुहासा देखने को, धुंध देखने को मिल रहा है और जितना टेम्परेचर काफी गिरा हुआ है। और यदि बात की जाए उसके बाद केदारनाथ, बद्रीनाथ तरफ की, हेमकुंड साहिब की, तो वहां पर काफी जगह बर्फबारी भी देखने को मिला है। और मौसम विभाग के अनुसार विक्रम सिंह ने, जो मौसम विभाग के निदेशक है, उन्होंने कहा कि प्रदेश में मौसम अभी कुछ शुष्क बना रहेगा। यदि तापमान की बात की जाए तो उत्तराखंड में तापमान गिरने के साथ जो ठंड बढ़ रही है, वही शनिवार यानी कि कल की बात की जाए तो मुक्तेश्वर का तापमान 5.9 डिग्री दर्ज किया गया था, जो बीते 10 साल में नवंबर में मुक्तेश्वर का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया था। और वहीं यदि बात की जाए वर्ष 2012 में तो 30 नवंबर को तापमान मुक्तेश्वर की 0.6 डिग्री पहुंच रहा था। तो मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तराखंड में ठंड पिछली बार का भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। दिन के समय तो धूप खिलने से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन रात काफी ठंड रहेगा। जैसा कि इस बार मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मौसम ने बहुत ज्यादा करवट लिया है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में यहाँ पर कभी भी बारिश नहीं होती थी, लेकिन इस बार अक्टूबर के महीने में भी यहाँ पर बारिश देखने को मिला, नवंबर में भी यहाँ पर बारिश देखने को मिला है। तो इसलिए इस बार यह कहना गलत नहीं होगा कि उत्तराखंड में ठंड पिछली बार का रिकॉर्ड जरूर तोड़ेगा। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में बीते दिनों बर्फबारी के बाद काफी ठंड भी बढ़ गई है। पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में सर्द हवाएं भी चलने लग गई हैं। मैदानों में धुंध और कुहासा, कुछ मैदानी क्षेत्रों में ऋषिकेश धुंध और कुहासा भी छा रहा है। और वहीं